हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रोनिक किडनी डिजीज़। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ को अपन शॉर्ट में सीकेडी भी बोलते हैं। तो इसको अपन डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि सीकेडी क्या होता है। जो कई किडनी कंडीशन है उनकी वजह से एबनॉर्मेलिटी इन किडनी फंक्शन आ जाती है। और फिर क्या होता है, डिक्लाइन इन जीएफआर। तो सीकेडी होता है कई कंडीशंस, पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जिनके कारण क्या होती है, एबनॉर्मेलिटी इन किडनी फंक्शन आ जाती है और फिर डिक्लाइन इन जीएफआर स्टार्ट हो जाता है। तो सीकेडी क्या होता है, जो दो अपने मेन चीज़ होती हैं इनसे क्लोजली लिंक करता है। अपन अगर ग्रेडिंग करते हैं सीकेडी की, ग्रेडिंग वगैरह जैसे भी अपन करते हैं, तो दो मेन चीज़ होती हैं सीकेडी ग्रेडिंग के लिए। सीकेडी जो होता है वो क्लोजली लिंक्ड होता है जीएफआर और एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट से। इनके बेसिस पर अपन सीकेडी को कैटेगराइज करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, जो कि आगे अपन देखेंगे। तो सीकेडी को ग्रेडिंग करने के लिए अपने को दो चीज़ पता होनी चाहिए, जीएफआर और एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेट। तो पहले अपन बात करते हैं जीएफआर पे। अब जीएफआर क्या होती है, एज और सेक्स पे वेरी करती है। एज सेक्स इन पे वेरी करती है। तो जीएफआर की बेसिस पे अपने को ग्रेडिंग करनी है, तो पहले अपने को पता होना चाहिए अपन जीएफआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जीएफआर कैलकुलेशन के लिए अपने पास कई फॉर्मूले होते हैं, जिनमें जो बेस्ट फार्मूला है वो सीकेडी एपी इक्वेशन है। ये बेस्ट फार्मूला है अपने पास। अब इस फॉर्मूले में क्या है, कई वेरिएबल्स होते हैं, जैसे सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू वेरिएबल है, एक एज वेरिएबल होती है, कई कोफिशिएंट होते हैं। अपने को ये याद रखने की ज़रूरी नहीं है। अपने को याद रखना है कि सीकेडी एपी इक्वेशन है जो बेस्ट फार्मूला है इसके कैलकुलेशन के लिए। एक फार्मूला होता है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज स्टडी। इसमें भी कई वेरिएबल है, सीरम क्रिएटिनिन, एज वगैरह, और भी कई फार्मूले होते हैं। जैसे जीएफआर है वो डिपेंड करती है अपनी सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन पे। और इन फार्मूलों से अपन जब जीएफआर कैलकुलेट करते हैं, तो जो सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू होती है पेशेंट की, वो स्टेबल होनी चाहिए। मतलब जो ये 2-4 दिन का स्पान है या फिर कुछ दिनों का स्पान, उसमें सीरम क्रिएटिनिन स्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। सीरम क्रिएटिनिन स्टेबल होता है तभी इन फार्मूलों को लगाकर अपन जीएफआर निकालते हैं। और किन पे डिपेंड करता है, ये एज पे डिपेंड करता है, सेक्स पे डिपेंड करता है, रेस पे डिपेंड करता है। जैसे अफ्रीकन एंसेस्ट्री हो गई, उनमें क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं कई। तो रिस्क फैक्टर की तरफ अपन जाएँ तो जैसे अफ्रीकन रेस के पीपल होते हैं वो सीकेडी की तरफ ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और भी जैसे स्मॉल फॉर एज बेबीज़ होते हैं वो सीकेडी की तरफ ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह के पेशेंट होते हैं वो सीकेडी की तरफ जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिक्स से भी इन्वॉल्व है सीकेडी का। और बॉडी वेट भी अपन यूज़ करते हैं जीएफआर कैलकुलेशन के लिए। तो ये दो तो मेन फार्मूले हो गए। और अगर अपन टेक्स्ट बुक की बात करें, अगर फिजियोलॉजी क्वेश्चन में बात करते हैं, तो इन्युलिन क्लियरेंस भी यूज़ करते हैं अपन जीएफआर कैलकुलेशन के लिए। एक आती है अपनी क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी यूज़ करते हैं। लेकिन क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या रिलायबल नहीं है, क्योंकि सीकेडी के अंदर क्या होता है, वेस्टिंग होती है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो क्रिएटिनिन फॉल्सली नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये क्या है, अपना इतना रिलायबल नहीं है जीएफआर कैलकुलेशन के लिए। अब जीएफआर के लिए क्या होते हैं, कई पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, कि जीएफआर एज के साथ वेरी करती है। जैसे कोई बंदा है वो अपनी पीक जीएफआर जो 120 ml के अप्रोक्सीमेट होती है पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, इसको अचीव कर लेता है वो थर्ड डिकेड में। इसके बाद क्या होती है, थर्ड डिकेड के बाद 1 ml पर मिनट पर ईयर ये डिक्लाइन होना चालू हो जाती है। तो ये एज पे डिपेंड करती है कि एक बंदा है वो 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर जीएफआर को अटेन कर लेता है उसकी थर्ड डिकेड में, जो कि पीक जीएफआर होती है। उसके बाद ये डिक्रीज़ होनी चालू हो जाती है 1 ml पर मिनट पर।
इसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसे जो GFR की जो मीन वैल्यू होती है वो मेल में कंपेरेटिवली हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एक अगर अपन ओल्डर साइड में देखें एज ग्रुप में, तो मेल में क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। अब अपन आते हैं कि कैटेगराइजेशन कैसे होता है GFR के बेसिस पे CKD का। तो GFR के बेसिस पे CKD की 5 ग्रेड होती हैं। एक तो G1 है। अब G1 क्या है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल एंड हाई। इसमें क्या होती है 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर होती है GFR की वैल्यू। अब G2 क्या है, G2 को बोलते हैं अपन माइल्डली डिक्रीज्ड। इसमें क्या होती है 60 to 89 ml पर मिनट ये होती है। अब G1 और G2 के बारे में क्या खास बात है कि ये तो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती है। कोई बंदा मेडिकल चेकअप के लिए गया, उसकी GFR मापी कम आ रही है, तो ये इंसिडेंटल होती है। लैब इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है, क्लिनिकली कोई इनके अंदर वो नहीं आता है फीचर वगैरह। तो इनको अपन क्या करते हैं, इनकी स्क्रीनिंग करते हैं, इनको रूटीनली मॉनिटर करते रहते हैं। अगर GFR डिक्लाइन करती है तो अपन इनको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, नहीं तो चलने देते हैं। इसके बाद अपना आता है और ग्रेडिंग, जैसे G3 है। अब यहाँ से चालू होती हैं चीज़ें। जैसे बंदा 60 से नीचे फॉल करता है, तो 60 से नीचे क्या चालू हो जाती है, एक तो जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, पैराथायरॉयड हार्मोन वगैरह बढ़ने चालू हो जाते हैं, FDG23 बढ़ना चालू हो जाता है। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ना चालू होगा तो क्या हो जाएगा, वो बोन रिसॉर्प्शन करेगा, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगी, और जो उससे रिलेटेड कंडीशन है। और फिर जैसे ही फॉस्फेट बढ़ता है, तो फॉस्फेट क्या होता है, कैल्शियम के साथ चिलेट होकर ब्लड वेसल्स में जमा होना चालू हो जाता है, तो जिससे क्या होती है कार्डियोवेस्कुलर मोर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से जो स्टेज चालू होती है, जैसे ही 60 से कम आती है GFR थर्ड स्टेज से, तो यहाँ से मोर्टिलिटी के चांस बढ़ते हैं। एक तो कार्डियोवेस्कुलर, और यहाँ से एनीमिया वगैरह भी चालू हो जाते हैं। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ देखने को मिलता है इसमें। एनीमिया वगैरह चालू होते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, एक तो हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो सकता है, और यहाँ से हाइपरटेंशन चालू हो जाती है GFR कम होती है। GFR तो सेकंड ग्रेड से कम होती है, हाइपरटेंशन चालू हो जाती है, यहाँ से हाइपरटेंशन चालू हो जाती है। हाइपरटेंशन अगर चालू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तो होगी तो क्या होगा, जो कार्डियोवेस्कुलर इवेंट है या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर, इन सब के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो G3 है, यहाँ से क्या हो जाता है, क्लिनिकल सिम्टम आने चालू हो जाते हैं लैब के साथ। तो G3 क्या है, 3 अपन बोलते हैं, जब इसको बोलते हैं माइल्ड टू मॉडरेट डिक्रीज़। इसके अंदर क्या है 45 to 59 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर है। और 3B में कहाँ से कहाँ तक है, इसको अपन बोलते हैं मॉडरेट टू सीवियर, ये है 30 to 44। अब जैसे ही बंदा G4 में आता है, तो G4 में क्या होता है, फर्दर जो डिटेरिएशन होता है। अब इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस चालू हो जाता है। उससे पहले अपने पास क्या था, जो अदर कंडीशंस वो स्टार्ट होती हैं, इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस चालू हो जाता है। तो यहाँ से अपने को देखना होता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ, यहाँ से अपन डायलाइसिस की तरफ, या फिर अगर ट्रांसप्लांटेशन डोनर अवेलेबल है तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ देखते हैं। तो ये जो है स्टेज, ये अपनी इम्पोर्टेंट स्टेज है कि यहाँ से अपन डायलाइसिस और ट्रांसप्लांटेशन की तरफ देखते हैं। तो ये क्या है, G4 सीवियरली डिक्रीज्ड है। इसके अंदर GFR ये 15 से 29। और G5 क्या है, ये तो यूरेमिक स्टेज है। यहाँ तो यूरेमिक सिंड्रोम चालू हो जाते हैं, जैसे यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। तो ये क्या, तो ये यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी, ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन होते हैं हीमोडायलाइसिस के लिए। और इसको अपन बोलते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, जो कि पहले बोलते थे, अब इसको रीनल फेलियर भी बोलते हैं। ये जो स्टेज है इसको रीनल फेलियर बोलते हैं। इसमें GFR 15 से कम हो जाती है। तो यहाँ तो ट्रांसप्लांटेशन एब्सोल्युटली इंडिकेशन है ही, और हीमोडायलाइसिस भी है। तो ये तो अपनी ग्रेडिंग होती है GFR के बेसिस पर। अब मैंने सेकंड बताया था कि एक और मेन चीज़ होती है जिसके डिपेंड करती है
क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की ग्रेडिंग वो है एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेशियो। अब एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेशियो में 3 ग्रेड होती है, A1, A2, A3। A1 के अंदर तो क्या होता है, माइल्ड नॉर्मल टू माइल्डली इंक्रीज़ होती है। इसके अंदर जो एक्सक्रीशन रेशियो है वो लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम होता है। A2 मॉडरेटली इंक्रीज होती है। इस यहाँ से क्या होती है, कार्डियोवेस्कुलर जो इवेंट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अंदर 30 से 300, अगर आपने डायबिटिक नेफ्रोपैथी पढ़ी है तो उसके अंदर भी यही होता है कि जो स्क्रीनिंग अपन करते हैं तो मॉडरेटली जब इंक्रीज़ होती है A2 जो ग्रेड होती है वो क्या होती है, डेंजरस होती है। यहाँ से इस जो कार्डियोवेस्कुलर इवेंट है उनकी इंसिडेंस बढ़ जाती है। A3 तो सीवियरली इंक्रीज है, इसमें तो 300 से ज़्यादा होता है एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन रेशियो। तो ये अपनी ग्रेडिंग आ जाती है। अब ग्रेडिंग के बाद क्या होता है, अपने कोज आते हैं इसके कि CKD होता क्यों है। तो CKD का जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज है, इंडिया तो डायबिटिक कंट्री है, यहाँ तो डायबिटिक केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन कोज है इसका। उसके अलावा जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया एक कोज, हाइपरटेंशन एसोसिएटेड CKD भी होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, वेस्कुलर और इस्चेमिक किडनी डिजीज़ जो कंट्रीब्यूट करती हैं आगे CKD को। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ये CKD को प्रोग्रेस करती है, सिस्ट होती है किडनी में बहुत सारी, ग्रोसली इनलार्ज हो जाती है किडनी, इसका भी अलग से लेक्चर है। और जो अदर कंडीशन है जैसे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्रोपैथी वगैरह या फिर अदर सिस्टिक कंडीशन है वो भी CKD की तरफ CKD को प्रोग्रेस करती हैं। तो नेक्स्ट अपना डिस्कशन आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे, कि कैसे CKD में जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम या फिर pH वैल्यू वगैरह, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह। इनके ट्रीटमेंट को भी अपन साथ ही देखेंगे और इनके बारे में भी अपन साथ ही देखेंगे। तो अपन बात करते हैं सोडियम की। तो जनरली CKD में क्या होता है, जो हाइपोनेट्रीमिया होता है वो क्या होता है, आइसोटोनिक होता है अर्ली स्टेजेस में, लेकिन जैसे जैसे CKD प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे क्या होता है, एल्डोस्टेरोन की वैल्यू बढ़नी चालू हो जाती है। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है टोटल बॉडी वाटर को और टोटल बॉडी सॉल्ट को, लेकिन ये टोटल बॉडी वाटर को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल बॉडी सॉल्ट, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया अपने को देखने को मिलता है लेटर स्टेजेस में या फिर CKD में हाइपोनेट्रीमिया। अब अगर टोटल बॉडी वाटर बढ़ा है और टोटल बॉडी साल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो इससे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सपेंशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। तो इससे क्या होगा, हार्ट पर लोड बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगी। और हाइपरटेंशन क्या होती है, CKD में मेन विलन होती है। हाइपरटेंशन क्या करती है, फर्दर डिक्लाइन करती है GFR को, फर्दर नेफ्रॉन लॉस करती है, ये फर्दर डिक्लाइन करेगी GFR को और नेफ्रॉन लॉस करवाएगी। तो यहाँ से बंदा और डिट्रिएट करेगा। तो अपनी को क्या करना है, इसको सही करना है। तो जो अर्ली स्टेजेस में होता है तो हाइपोनेट्रीमिया माइल्ड होता है अर्ली CKD में। अर्ली CKD में क्या होता है, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया होता है, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पर सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन से काम हो जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे CKD प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे स्टेज 4 एंड 5 आते हैं, स्टेज 3, 4, 5 वगैरह आते हैं, तो इनमें क्या होता है कि एडिमा आना चालू हो जाता है, एडिमा स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो हाइपोनेट्रीमिया है वो साल्ट रेस्ट्रिक्शन के अलावा अपने को क्या करनी पड़ेंगी, डायूरेटिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो डायूरेटिक्स अपन क्या करते हैं, अर्ली तो थायजाइड्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर थायजाइड से काम नहीं हो रहा, लेटर स्टेजेस 4 एंड 5 में अपन लूप डायूरेटिक्स यूज़ में लेते हैं।
जैसे फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड। और अगर इनसे भी काम नहीं होता है तो अपने को क्या करना होता है, जो लास्ट स्टेजेस होती हैं 4 और 5, इनमें अपन क्या करते हैं, लूप डायूरेटिक्स के साथ क्या करते हैं, मेटाजोलोन को जोड़ देते हैं। तो मेटाजोलोन यूज़ होती है लेटर स्टेजेस में। तो ये क्या हो जाता है, अपना जो सोडियम है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, इसका क्यों कारण है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। जो माइल्ड होता है उसमें तो अपन सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, और जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती है वैसे वैसे अपन डायूरेटिक्स बढ़ाते जाते हैं। लेटर स्टेजेस में 4 और 5 में अपन को लूप डायूरेटिक्स के साथ में मेटाजोलोन को ऐड करना पड़ता है। तो ये आ जाता है अपना सोडियम एंड वाटर होम्योस्टेसिस के बारे में सीकेडी के अंदर। अब अपन आते हैं पोटेशियम के बारे में। तो सीकेडी में क्या होता है, जनरली अपने को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। सीकेडी में जनरली अपने को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। तो ये हाइपरकैलेमिया क्या होता है, क्रोनिक टाइप का होता है। तो इसको अपन ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैलियूरिक जो ड्रग्स होती हैं, जैसे डायूरेटिक होती हैं, जो मूत्र में K+ निकलवाती हैं, यूरिन में K+ निकलवाती हैं, जैसे लूप डायूरेटिक्स हो गई, फ्यूरोसेमाइड वगैरह हो गई, या फिर मेटाजोलोन वगैरह हो गई। फ्यूरोसेमाइड के साथ अपन मेटाजोलोन यूज़ कर सकते हैं। फ्यूरोसेमाइड के साथ अपन मेटाजोलोन यूज़ करते हैं। या फिर क्या होता है, जो इनके जो बाइंडिंग रेजिन होते हैं, पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन होते हैं, वो यूज़ करते हैं क्रोनिक हाइपरकैलेमिया केस में। जैसे पेटीरोमर हो गया, ये क्या है, बाइंडिंग रेजिन है, K+ को बाइंड कर लेता है। या फिर क्या है, और भी जो इसके रेजिन होते हैं वो यूज़ करते हैं अपन। तो ये क्या होता है, हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट होता है। और हाइपरकैलेमिया जनरली पोटेशियम इसमें सीकेडी में अपने को देखने को मिलता है। अब अपन आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, जो शुरू की स्टेजेस होते हैं ना, उनमें तो इतना सीवियर नहीं होता मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो अपन नॉर्मल मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और ये कोई हाई एनायनिक इनमें गैप भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो अपना ओरल NaCO3 देंगे उससे सही हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं लेटर स्टेजेस में 4 और 5 में, तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, प्रोग्रेस करना चालू हो जाता है। तो जो pH वैल्यू है वो 7.32 से कम हो जाती है इन लेटर स्टेजेस ऑफ सीकेडी। जैसे ग्रेड 4 और 5 में अपन ने पढ़ा है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना होता है, इसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर डायलाइसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये अपना मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में हो गया। अब अपन आते हैं